नमस्कार। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी का दूसरा अध्याय नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचनाएं विकास इसके बारे में पढ़ेंगे। यह इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दूसरे पार्ट में मादा युग्मकोद्भिद की संरचनाएं विकास यह पढ़ेंगे। मादा युग्मकोद्भिद की संरचनाएं विकास पढ़ने के लिए हमें मादा जनन अंग जानना आवश्यक है। मादा जनन अंग क्या होता है? पुष्प के 4 चक्र होते हैं। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम या बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। पुमंग है वो नर जनन अंग होता है और जायांग है वो मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग जायांग होता है और जायांग पुष्प के सबसे भीतरी चक्र होता है। जायांग है वो अंडक से मिलकर बना होता है। अंडक एक हो सकता है तो जायांग एक अंडपी, अंडक 2 हो तो जायांग द्विअंडपी, जायांग त्रिअंडपी हो सकता है। अंडक की संख्या के आधार पर जायांग बहुअंडपी हो सकता है। अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं और एक अंडक के 3 भाग होते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं। पहला है अंडाशय, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है वर्तिकाग्र। अंडक एक फ्लास्क नुमा संरचना होती है। जो पुष्प के जस्ट बीच में होती है। इसके सबसे ऊपर का भाग है ये चिपचिपा होता है और इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच का भाग है वो नलिका रूपी होता है, इसको वर्तिका कहते हैं। और ये फूला हुआ भाग इसको अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय में छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। उन गोलाकार संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। बीजांड ही आगे चलकर बीज बनते हैं। अब बीजांड एक वृंत के द्वारा लगे होते हैं, उसको बीजांड वृंत कहते हैं। और बीजांड वृंत अंडाशय की भित्ति के जिस स्थान पर लगा होता है उसको बीजांडासन कहते हैं। बीजांडासन या प्लेसेंटा कहते हैं। बीजांड वृंत अंडाशय की भित्ति पर जिस स्थान पर लगा होता है उसको बीजांडासन कहते हैं। और बीजांड वृंत बीजांड के जिस स्थान पर लगा होता है उसको नाभिका कहते हैं। बीजांड वृंत बीजांड के जिस स्थान पर लगा होता है उसको नाभिका कहते हैं। बीजांड वृंत के लगने के स्थान पर बीजांड पर कुछ फूला हुआ उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, उसको रेंठी कहते हैं। ये अंडाशय की संरचना हो गई। अब अंडाशय के ऊपर नलिकानुमा संरचना है, इसको वर्तिका कहते हैं। यह वर्तिका पराग नलिका को पथ प्रदान करती है। और वर्तिकाग्र क्या करती है? ये पराग कणों को
ग्रहण करने का कार्य वर्तिका करती है, वर्तिकाग्र करती है। वर्तिकाग्र पर परागकण आएंगे, फिर परागकण का अंकुरण होगा और अंकुरण होने के बाद पराग नलिका वर्तिका के अंदर से आकर बीजांड तक पहुंचेगी। अब बीजांड की संरचना पढ़ो। बीजांड की संरचना, बीजांड क्या होता है? लगभग गोलाकार संरचना होती है। बीजांड लगभग गोलाकार संरचना होती है और ये मर्दूतकीय कोशिकाओं का बना होता है। इसको बीजांड काय कहते हैं, पूरे को बीजांड काय कहते हैं। और बीजांड के ऊपर अध्यावरण पाए जाते हैं। इस प्रकार के अध्यावरण पाए जाते हैं। जो बीजांड पर आवरण पाए जाते हैं उसी को अध्यावरण कहते हैं। किसी बीजांड पर एक अध्यावरण पाया जाता है, किसी बीजांड पर दो अध्यावरण या दो से अधिक अध्यावरण भी पाए जाते हैं। ये दूसरा अध्यावरण हो गया। अध्यावरण पूरे बीजांड को नहीं घेरता, थोड़ी सी जगह बच जाती है, उसको वहां पर एक नलिका रूपी संरचना बन जाती है। उस नलिका रूपी संरचना को बीजांड द्वार कहते हैं। और ये बीजांड वृंत के द्वारा लगा रहता है। यह बीजांड वृंत है। अब बीजांड के अंदर एक मादा युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है। उस मादा युग्मकोद्भिद को भ्रूण कोश कहते हैं। पूरे को भ्रूण कोश कहते हैं। इस भ्रूण कोश में ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती है, उसको प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। इस भ्रूण कोश के अंदर बीच में द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। जो बाद में एक नर युग्मक से संलयित होकर भ्रूण कोश बनाता है। यह पूरा भ्रूण कोश है और बाद में द्वितीयक केंद्रक भ्रूण कोश बनाएगा, एंडोस्पर्म। इसके बीजांड द्वार की साइड में अंड समुच्चय होता है। इसमें 3 कोशिकाएं होती है। 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं और 1 कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। और तीनों को मिलाकर अंड समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार एक भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं हो गई। इस बीजांड द्वार के दूसरे भाग को, इसको निभाग कहते हैं। इस क्षेत्र को निभाग कहते हैं। बीजांड द्वार से दूसरे साइड के क्षेत्र को निभाग कहते हैं और ये पूरा बीजांड काय है। यह मर्दूतकीय कोशिकाओं का बना बीजांड काय होता है। इस प्रकार यह बीजांड वृंत, ये एक बीजांड की संरचना हो गई। अब बीजांड, इस बीजांड वृंत
के द्वारा बीजांडासन पर लगा रहता है। बीजांड द्वार निभाग और बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार की स्थिति के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है ऋजु बीजांड, अथवा ऑर्थोट्रोपस। ऋजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत एक ही सीध में होते हैं। चित्र बना के दिखाऊं। ये बीजांड का है, ये पहला अध्यावरण, ये दूसरा अध्यावरण और ये भ्रूण कोश। अब ये हो गया बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ये हो गया निभाग और ये बीजांड वृंत। इस प्रकार के बीजांड में ये तीनों एक सीध में होते हैं। बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीध में होते हैं। और ये इसका उदाहरण पॉलीगोनोसी फैमिली। और ज्यादातर अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म प्लांट में अधिकांश जिम्नोस्पर्म पौधों में इस प्रकार का बीजांड पाए जाते हैं। अधिकांश जिम्नोस्पर्म पादपों में ऋजु बीजांड पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का बीजांड है ऋजु, इसका उल्टा है प्रतीप बीजांड। एनाट्रोपस, प्रतीप बीजांड इस बीजांड का उल्टा है। इसमें यह बीजांड का है और यह भ्रूणकोश, ये इसका अध्यावरण, ये दूसरा अध्यावरण। इस प्रकार ये बीजांड 180 डिग्री पर घूम जाता है। और निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत एक सीध में हो जाते हैं। इसका उदाहरण ये लगभग 82% आवर्त बीजी पादपों में पाए जाते हैं। 82% आवर्त बीजी पादपों में प्रतीप बीजांड पाए जाते हैं। यह प्रतीप बीजांड का चित्र है। तीसरे प्रकार का है, तीसरे प्रकार का बीजांड है अर्ध प्रतीप बीजांड। एनाट्रोपस। अर्ध प्रतीप बीजांड में निभाग और बीजांड द्वार बीजांड वृंत के समकोण पर होते हैं। इसका चित्र कैसे बनेगा?
ये बीजांडकाय, ये भ्रूणकोश, ये इसका इंटेगोमेंट, ये अध्यावरण, ये दूसरा अध्यावरण। इस प्रकार ये बीजांड द्वार साइड है, बीजांड द्वार, ये निभाग साइड है, और ये बीजांड वरंत है। इस प्रकार बीजांड द्वार और निभाग दोनों बीजांड वरंत के समकोण पर पाए जाते हैं। और ये इसका उदाहरण रेननकुलेसी, रेननकुलेसी कुल के पादपों में अर्ध प्रत्येक प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। चौथे प्रकार का बीजांड है वक्र बीजांड। कंपाइलोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड में, वक्र बीजांड में, जो ये पूरा बीजांड काय है, ये 90 डिग्री पर घूम जाता है, घोड़े की नाल के आकार का ये हो जाता है। घोड़े की नाल के आकार का ये बीजांड काय है, वो घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है, इस प्रकार का। और इसके अंदर ये बीजांड काय हो गया, और ये भ्रूणकोश हो गया, ये इंटेगुमेंट, और ये दूसरा इंटेगुमेंट, और ये बीजांड वरंत। ये निभाग, और ये बीजांड द्वार। इस प्रकार इसमें बीजांड काय है वो घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। ये इसका उदाहरण लेग्यूमिनेसी फैमिली। इस कुल के पादपों में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। अगला बीजांड है, चौथे प्रकार का बीजांड है अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड काय मुड़ा हुआ होता है, और उसके कारण भ्रूणकोश भी थोड़ा मुड़ जाता है। ये बीजांड काय, ये भ्रूणकोश, और इसके ये पहला इंटेगुमेंट, ये दूसरा इंटेगुमेंट। अब ये बीजांड वरंत है, ये निभाग है, और ये बीजांड द्वार। निभाग बीजांड काय और बीजांड द्वार बीजांड वरंत के समकोण पर होते हैं। और इसका उदाहरण कौन सी फैमिली है? एलिसमेसी। उदाहरण
एलिसमेसी। ये पांचवें प्रकार का अनुप्रस्थ बीजांड है, वो पांचवें प्रकार का। चार पहले पढ़ लिए। छठा है कुंडलित। कुंडलित बीजांड सिरसिनोट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। जैसे ये बीजांड है, बीजांड काय, ये भ्रूणकोश, ये पहला अध्यावरण, ये दूसरा अध्यावरण। इसमें बीजांड का वृंत है वो इतना ज्यादा लंबा हो जाता है और बीजांड 360 डिग्री के ऊपर घूम जाता है। इसका उदाहरण है प्लैम्बिजिनेसी फैमिली। इस प्रकार ये 6 प्रकार के बीजांड हो गए। अब गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु का जनन होना, ये गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? तो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर सभी कोशिकाएं, बीजांड की प्रारंभिक अवस्था में सभी कोशिकाएं मजबूत की होती है और एक समान होती है। फिर बीजांड की हाइपोडर्मल कोशिका, कुछ हाइपोडर्मल कोशिकाएं आकार में बड़ी और सघन हो जाती है, उसको परपशु आरंभिक कोशिकाएं कहते हैं। परपशु आरंभिक कोशिका या आर्किस्पोरियल इनिशिएट कोशिका इसको कहते हैं। ये हाइपोडर्मिस के अंदर बीजांड काय की एपिडर्मिस के नीचे की कुछ कोशिकाएं, हाइपोडर्मिस कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, उसका जीव द्रव्य सघन हो जाता है, उस कोशिका को परपशु आरंभिक कोशिका कहते हैं। और ये कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। परपशु कोशिका पहले परिणत विभाजन करती है और 2 कोशिकाएं बनती है। ऊपर वाली कोशिका है वो भित्ति कोशिका, और नीचे वाली कोशिका गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहलाती है। भित्ति कोशिका बीजांड काय की भित्ति का निर्माण करती है और गुरु बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणुओं का जनन करती है। ये गुरु बीजाणु जनन कोशिका
सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। चार अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये रेखीय व्यवस्थित होते हैं और इनमें से 3 गुरु बीजाणु है वो हर्षित हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु बनता है, उसको क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद बनाएगा। क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद बनाएगा। मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश। सक्रिय गुरु बीजाणु, ये मान लो सक्रिय गुरु बीजाणु, 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 हर्षित हो गए और निभाग वाला गुरु बीजाणु है वो सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है और ये पोषण प्राप्त कर बीजांड काय का अधिकांश क्षेत्र घेर लेता है और बड़ा हो जाता है। बाद में ये गुरु बीजाणु का केंद्रक है वो 3 समसूत्री विभाजन के द्वारा 8 केंद्रकों का निर्माण करता है। पहला विभाजन होगा, 2 केंद्रक बनेंगे और दोनों केंद्रक अब विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे और बीच में रिक्तिका बन जाएगी। फिर ये केंद्रक आगे चलकर और विभाजन करेंगे, 2 बार विभाजन करेंगे। ये दोनों केंद्रक 2 बार और विभाजन करेंगे। 2 बार विभाजन करने के बाद ये 4 केंद्रक बन गए। दोनों ध्रुवों पर 4 केंद्रक बन गए। 4 और 4 8 केंद्रक हो गए। 3 बार समसूत्री विभाजन हुआ है और 8 केंद्रक बन गए। अभी तक इन केंद्रक के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं बनी है, इसलिए इसको मुक्त केंद्रकीय विभाजन कहते हैं। अब इन 8 केंद्रकों में से 3 केंद्रक ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं और भित्ति बन जाती है। 3 केंद्रक नीचे व्यवस्थित हो जाते हैं और कोशिका भित्ति बन जाती है और दोनों साइड से एक एक केंद्रक बीच में आ जाते हैं। इसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ऊपर तीनों कोशिकाएं होती है निभाग की साइड, इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। नीचे की साइड में 3 कोशिकाएं होती है, इनमें एक होती है अंड कोशिका और 2 कोशिकाएं होती है वो सहायक कोशिकाएं। इन तीनों को मिलाकर अंड समुच्चय कहलाता है। जब 2 नर युग्मक इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है और ये
त्रिगुणित बन जाता है। अभी तक द्वितीय केंद्रक द्विगुणित है, निषेचन होने के बाद इसके साथ एक नर युग्मक संलेख हो जाता है, यह त्रिगुणित बनता है और ये ही भ्रूण कोश का निर्माण करता है। इस प्रकार आवर्त बीजीय पादपों में जो भ्रूण कोश होता है वो त्रिगुणित होता है। एक नर युग्मक है वो अंड कोशिका के साथ संयुक्त हो जाता है और भ्रूण का निर्माण करता है। इस प्रकार का भ्रूण कोश पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कहलाता है। इसमें 7 कोशिकाएं होती है, 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच में, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। इसे ही इस संरचना को 7 कोशिकीय और 8 केंद्र के संरचना को मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश कहते हैं। और कोई आपको जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो कृपया कमेंट करके बताएं। और इसका फर्स्ट पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।